नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। इस वीडियो में मैं प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण जो 100 एमसीक्यू हैं करवाऊंगा। इसमें से आपको वैदिक काल के एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, मौर्य काल के, सुगाटी सभ्यता के, और यहाँ पे पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, आग की खोज कैसे हुई, पहिए खोज कब किस युग में की गई, तथा मानव ने कब घर बनाना, पालतू जानवर कौन सा पाला, ठीक है, आदि चीजों के बारे में हम इस 100 प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 2 रहेगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब ये होता है जब मानव पढ़ा लिखा नहीं था, यानी कि मानव जब निरक्षर था। तो उस समय जब लिखित साक्ष्यों के पहले का काल होता है उसे क्या कहा जाता है, आदि, वो जो आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से उसे जाना जाता है। और इसके जो साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य से मिले हैं, यानी कि पुरातात्विक खुदाई से। अगला है, आद्य ऐतिहासिक काल को किस अन्य नाम से जाना जाता था। प्रागैतिहासिक काल भी इसको कहा गया है। भारत में प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन को क्या कहा गया है, मतलब कि जनक किसे का जो अध्ययन थे, इसका जनक कौन थे, तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे। अगला है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, पाषाण काल को कुल 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, पाषाण का मतलब क्या होता है, पाषाण पत्थर का पर्यायवाची है, सबको पता होगा। तो जो स्टोन पीरियड था, यानी कि पाषाण काल, इसको 3 भागों में बांटा। कौन कौन से देखिए 3 भाग है, एक है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। इसको 3 भागों में बांटा गया। जो पाषाण काल को 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है, 1 2 3, 3 भागों में। अब देखिए, जो पूरा पाषाण काल था, इसमें जो मानव ने आग की खोज की थी। इस समय मानव एकदम खानाबदोश था, ठीक है, पढ़ना लिखना, यानी कि पढ़ने लिखने की बात बहुत दूर की बात है। इस समय खानाबदोश था, शिकार करके अपना भोजन प्राप्त किया करता था, ठीक है। इसके बाद मध्यपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में जो आदि मानव था उसके हथियार छोटे हो गए, जिसे माइक्रोलिथ कहा गया। नवपाषाण काल में आग की खोज हुई थी, मानव जो पशुपालन करने लगा था, खेती करने लगा था, मनकी की खोज हुई थी, सॉरी, आग की खोज नहीं हुई थी, यहाँ पहिए की खोज हुई थी। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी, ठीक है, इतना याद रखना है आप। अगला है, पूरा पाषाण काल के उदाहरण मुख्य रूप से किससे से बने होते हैं, तो पत्थर से बने होते हैं। उपकरण जो किससे, पत्थर से, कि उसी से वो लोग शिकार करते थे। भारत में पूरा पाषाण काल में सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो सोहन घाटी से देखने को मिले हैं। कहाँ से, सोहन घाटी से देखने को मिले हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला है, मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या थी। तो मैंने भी आपको बताया, जो पूरा पाषाण काल में जो हथियार बड़े होते थे पत्थरों के कुछ इस प्रकार से, अब वो छोटे होने लगे, कुछ इस प्रकार से छोटे होने, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया है। तो वी यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। नवपाषाण काल की सबसे मुख्य महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो खाद्य उत्पादन, कृषि। अगला है, ताम्रपाषाण काल में मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया था। तांबा का प्रयोग करना शुरू किया था। क्या है, तांबा का प्रयोग करना शुरू किया था। लोहा ये लोग नहीं जानते थे, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता तक लोहे से कोई परिचित नहीं था, अपरिचित थे। यहाँ से इतना आपको याद रखना। अभी मैं आगे आपको इससे प्रश्न करवाऊंगा, जिससे आपको अगर कुछ डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। अगला है, भारत में ताम्र पाषाण का युग की प्रमुख स्थल कौन सी है, तो कौन सी, तो आहार बनास संस्कृति है। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से, आप सभी को पता है, कांस्य युग से संबंधित है। किससे, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये कांस्य युग से संबंधित सभ्यता थी। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो 1921 में। कब हुई थी, इन 1921 में। देखिए, 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा। इसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी राखालदास बनर्जी के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, तो देखिए यहीं से आपसे दोनों शहर मिला के, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, तो दोनों को मिला के वो बोल रहा है दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। ऐसे प्रश्न जो ना कंफ्यूजन के लिए पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। अब मोहनजोदड़ो से कौन कौन सी चीजें मिली हैं, अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट करते जाइए, मैं बता दूं। देखिए, सबसे पहले तो पुरोहित आवास मिला है, ठीक है। इसके बाद घर में कुआं मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, अंडागार मिला है, सूती के वस्त्र मिले हैं, स्वास्तिक चित्र मिला है, ठीक है। चिन्ह जो है, सबसे चौड़ी सड़क है वहाँ की, सभागार है जिसे ऑडिटोरियम इस समय कहा जाता है, म्यूजियम, ठीक है। और पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, तांबे का ढेर मिला है। तो इतनी चीजें मिली है। अगर आप नोट कर रहे हो तो दोबारा थोड़ा सा वीडियो स्किप कर लीजिएगा, जो जो मैंने बताया उसे नोट कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे, तो शिव पशुपति की पूजा करते थे। तो आपको सिर्फ पशुपति मिलेगा तो आपको सही मानना है, पशुपति का मतलब होता है शिव,
याद है? ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, अभी तक पढ़ी नहीं गई, ये तो ऑप्शन ठीक है, चलिए इसी यहाँ से। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक लिपि का मतलब है, देखिए जैसे हम अभी नॉर्मल हम ऐसे लिखते हैं, ये हमारी पहली लाइन है, दूसरी तीसरी है, तो वो लोग ऐसे लिखा करते थे, ऐसे, जिसे सर्पिलाकार लिपि भी कहा गया। वही एक लाइन इसको मानते थे ऐसे, फिर इसमें लिखते, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो उसे इसलिए उसे सर्पिलाकार या भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय देखिए, कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, व्यापार भी करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल को जानते थे? तो किस फसल को जानते? तो ए और बी, यानी कि गेहूं और जौ को जानते थे। ठीक है, तो गेहूं और जौ से वो क्या थे? भली भांति परिचित थे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि गेहूं और जौ के उन्हें साक्ष्य कहाँ से मिले। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, यानी किस धातु को जानते नहीं थे? तो लोहा, ऐसे प्रश्न बनता है। ठीक है, तो लोहा से क्या थे? ये परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? देखिए उनके पतन का कारण बहुत से, जैसे जलवायु परिवर्तन एक मुख्य कारण था, बाढ़ भी था, आर्यों का आक्रमण भी था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डी हमारा सही उत्तर होगा, यानी कि सभी उसके उनके उसके पतन का कारण थे। वैदिक सभ्यता किस काल संबंधित है? जो वैदिक सभ्यता है ये लौह काल से संबंधित, किससे? लौह काल से संबंधित है। वैदिक सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वैदिक सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था। ठीक है, पशुओं को पालन करना, तो पशुपालन था। ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख जो है सिंधु नदी का मिलता है, सबसे कम गंगा नदी का मिलता है, याद रखिएगा। ऐसा भी प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, एक आरओ में पूछा गया प्रश्न है कि जो है सिंधु नदी का उल्लेख, यानी कि किस वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, याद रखिएगा। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण जो देवता थे उनका नाम इंद्र था। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, इतना याद रखना है आपको। नोट कर रहे हो तो ऋग्वेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूँ, आप उनको नोट कर सकते हैं। देखिए ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऋचाओं का संग्रह। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल है, 128 सूक्त है और 10,580 रचाएं हैं। ठीक है, इतना आपको यहाँ से याद रखना है। फिर इसके बाद आपको ये इसमें याद रखना है कि ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। पहली बार सूत्र का प्रयोग, जो शूद्र शब्द का प्रयोग है ना, ये ऋग्वेद में ही हुआ है। और ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल सबसे पुराना है। ठीक है, क्योंकि इनका संकलन क्या है? बाद में हुआ है। ठीक है, इसके बाद ऋग्वेद के 9वें मंडल में स्वयं देवता की बात की गई है। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्र कहा जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, जो ऋग्वेद के ज्ञानी है उसे होत्र कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद, हर एक वेद का उपवेद होता है, तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अगला है महाजनपदों की संख्या कितनी थी? जो महाजनपद थे इनकी संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की संख्या थी 16 है। अब यहाँ से प्रश्न ऐसे भी बना है कि जो कुल 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा के अंदर कुल कितने महाजनपद हैं? तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो उत्तर अभी वर्तमान में 8 महाजनपद है। ठीक है, कौन सा महाजनपद गणतंत्रात्मक था? तो वज्जी था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो भारत में सबसे पहले जो कृषि के साक्ष्य ये मेहरगढ़ में मिले हैं। लोग कृषि करते थे, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये मेहरगढ़ से मिले हैं। भारत में सबसे पहले लोहे का प्रयोग के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो लोहे के प्रयोग के साक्ष्य अतरंजी खेड़ा में मिले। कहाँ? अतरंजी खेड़ा में मिले हैं। चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कुलडीहवा में मिले हैं। और कुलडीहवा कहाँ है? कुलडीहवा इस समय यूपी में है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में। किस स्थल से हल्के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से जो हल्के साक्ष्य मिले हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कालीबंगा से और कौन कौन सी चीजें मिली। सबसे पहले आप समझिए कि काली जो बंगा है इसका अर्थ क्या होता है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, यहाँ से हमें देखिए अलंकृत ईंट मिली है, इसके बाद चूड़ी मिली है, जूता हुआ खेत मिला है, हवन कुंड मिला है। तो यहाँ से प्रमुख मिले हैं। यह राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ी जिले में स्थित है।
तो कालीबंगा घग्गर राजस्थान के घग्गर नदी के हनुमानगढ़ी जिले के में स्थित है। इसकी खुदाई जो है वीके थापर और बीवी लाल ने किया था। ये आपको यहाँ से याद कर रखना है। अगला है, भारत में पहिए खोज किस काल में हुई थी? तो भारत की में पहिए खोज, ये यहाँ से उत्तर ये नहीं होगा। जो भारत में पहिए खोज है, मैं आपको बताया था किस काल में हुई थी, ये हुई थी आपकी नवपाषाण काल में। आग की खोज पूरा पाषाण काल में। अगला है, भारत में घोड़े के प्रयोग के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटदा में मिले। सुरकोटदा एक मात्र ऐसी जगह है जहाँ घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, याद रखेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? तो वो पासा खेलते थे। क्या? उन्हें पासा पसंद था, पासा से परिचित थे। अगला है, किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? तो मैंने अभी आपको बताया ना, अलंकृत ईंट, अग्नि वेदिकाएं, जूता हुआ खेत, हवन कुंड, ये कहाँ से मिली हैं? ये कालीबंगा से मिली हैं। ठीक है, याद रखेगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर किस जानवर का सर्वाधिक चित्रण हुआ है? तो यहाँ बैल का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। ऐसे प्रश्न बनते हैं। किस स्थल से कपास के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से जो कपास के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संबंध किस देश से थे? तो मेसोपोटामिया से थे। कहाँ से? मेसोपोटामिया से थे। एक यहाँ से हमारा ए सही उत्तर होगा। प्रागैतिहासिक काल को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से इसको जाना जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन फिर वही रिपीट हुआ है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो मैंने अभी आपको बताया था पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसको 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, किस स्थल से ताम्र पाषाण काल के मिट्टी के बर्तन मिले हैं? तो मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हैं? तो मिट्टी के मतलब कायथा से मिले हैं। कहाँ से? कायथा से देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो मैंने अभी आपको बताया ये कांस्य युग से संबंधित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो एक हुई थी 1921 में। हड़प्पा नगर की इसमें खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता कौन थे? तो मैंने आपको बताया था दयाराम साहनी। देखिए 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी और खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे। इसके बाद 1922, एक साल बाद जो है मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी और मोहनजोदड़ो की जो खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो था, जो मैंने आपको बताया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। अगला प्रश्न है, करा निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता लोथल से संबंधित है? तो लोथल से संबंधित सभ्यता कौन सी थी? देखिए वैदिक काल में लोथल का कोई वर्णन नहीं है, मौर्य काल में नहीं, गुप्त काल में, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल का वर्णन है। और लोथल ये एकमात्र ऐसा शहर था जहां से बंदरगाह देखने को मिला है। अश्वमेध यज्ञ का संबंध किस काल से? तो अश्वमेध यज्ञ का संबंध आप सभी को पता वैदिक काल से। किससे? वैदिक काल से अश्वमेध यज्ञ का संबंध। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, ऋग्वेद में किसे दस्यु कहा गया है? तो जो अनार्य थे इन्हें दस्यु कहा गया है। अगला है, चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिले हैं? तो कोल्डीवा से मिले हैं और कोल्डीवा यूपी में ही, याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो धातु कौन सी थी जिससे अपरिचित थे? तो धातु थी लोहा। इससे लोग क्या थे? अपरिचित थे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो था, उसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। वैदिक काल में गविष्टि शब्द किससे संबंधित है? तो गायों की खोज। जो गायों की खोज थी उसे गविष्टि कहा गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही उत्तर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो बंदरगाह नगर कौन सा था? लोथल था बंदरगाह नगर। ये मैंने भी आपको बताया। देखिए वही प्रश्न आ गया। यहाँ मात्र एक ऐसा शहर था लोथल जहाँ बंदरगाह देखने को मिला है। लोथल कहाँ है? लोथल भारत के गुजरात राज्य में, याद रखिएगा। महाजनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी राजगृह थी। क्या थी? मगध की राजधानी राजगृह थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यापारिक साथी कौन था? तो मुख्य व्यापारिक का साथी कौन था? मेसोपोटामिया था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया से क्या अपना व्यापार करते थे, वहीं से आयात निर्यात किया करते थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में पुरंदर किस देवता का उपनाम है? तो पुरंदर इंद्र को कहा गया है। पूरे जो वैदिक काल में इंद्र देवता का जो है बहुत ही उल्लेख है और जो जो भी चर्चा है इंद्र देवता के संदर्भ में की गई है। तो पुरंदर भी इंद्र देवता को कहा गया है। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? तो कृषि की शुरुआत। क्या थी? कृषि की शुरुआत थी। तो यहाँ से बी हमारा सही उत्तर होगा।
सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बने होते थे? तो किससे? ईंट से बने होते थे। वैदिक काल में विष किसे कहा गया है? तो विष किसे कहा जाता था? तो जनजाति, किन्हें? जनजाति को कहा गया है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध सार्वजनिक स्थल कौन सा था? तो विशाल स्नानागार था। कौन सा था? विशाल स्नानागार था। ठीक है, याद रखिएगा। महाजनपद काल में गणतंत्र किसे कहा जाता था? तो गणतंत्र किसे कहा जाता था? ये वजी को कहा गया है। किसे? वजी को कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल से परिचित नहीं थे? तो चावल से परिचित नहीं थे। किससे? चावल से परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? दशराज युद्ध ये परुसमढ़ी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ था दशराज युद्ध। ठीक है, और ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है कि दशराज युद्ध की चर्चा किस वेद में की गई है? तो ये ऋग्वेद में की गई है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या माना जाता है? तो पतन का कारण मैंने बताया, आर्यों का आक्रमण भी है, बाढ़ भी माना जा सकता है, जलवायु परिवर्तन भी माना जाता है। तो उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की मोहरों का प्रयोग करते थे? तो पत्थर की मोहरों का, जिसे स्टीटाइट किया कहा गया है। ये बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पत्थर की, क्योंकि उस समय ताम्र जो तांबा चल रहा था, तो बहुत लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि तांबे की मोहर रही होंगी, लेकिन पत्थर की मोहरी थी, जिसे स्टीटाइट कहा गया है। वैदिक काल में वरास्त किसे कहा जाता था? तो आर्योत्तर जनजातियों को। सिंधु सभ्यता में डाक यार्ड कहाँ पाया गया है? तो लोथल में पाया गया। डाक यार्ड मतलब बंदरगाह, तो लोथल में पाया गया। और लोथल कहाँ है? भारत के गुजरात राज्य में है। ऋग्वेद में अप्सरा शब्द किससे संबंधित है? तो देवांगनाओं से संबंधित है। कहाँ? देवांगनाओं से संबंधित है अप्सरा शब्द। महाजनपद काल में अंग की राजधानी क्या थी? तो अंग की राजधानी चंपा थी। क्या थी? अंग की राजधानी चंपा थी, याद रखना है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? तो किस पशु को? तो वाइल जो पशु था, इसको जो है पवित्र माना जाता था। वैदिक काल में गोपति किससे कहा जाता था? यानी गोपति किसे कहा जाता था? तो जो गोपति है, ये राजा को कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में अन्न भंडार कहाँ मिला है? तो हड़प्पा में मिला। अन्न भंडार ये हड़प्पा में हमें देखने को मिला है। ऋग्वेद में पणि किसे कहा गया है? तो पणि किसे? ये व्यापारियों को कहा गया है। महाजनपद काल में गंधार की राजधानी क्या थी? जो गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? तो मैंने आपको बताया, पासा। पासा यानी कि जिसे आप लूडो कहते हैं। तो ये लॉकडाउन में लूडो बहुत खेला गया है। ऑप्शन नंबर बी। वैदिक काल में विस्मित किसका प्रतीक है? तो असमानता का प्रतीक है। विस्मित जो है असमानता का प्रतीक है। ये शब्द जो है ऐसे पूछे जाते हैं। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य नृत्य रथ युवती की मूर्ति कहाँ मिली है? देखिए प्रश्न को कैसे घुमाया है। आपसे सीधा अगर पूछ लेता नर्तकी की मूर्ति, ये कांस की मूर्ति कहाँ मिली है, तो आप सीधा मोहनजोदड़ो मिलते, लेकिन रथ युवती की मूर्ति, थोड़ा सा प्रश्न को क्या उसने घुमाया है। तो ये आपको घूमना नहीं है, आपको मोहनजोदड़ो याद रखना है। ऋग्वेद में अयस शब्द किस धातु के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अयस शब्द तामा के लिए प्रयुक्त है। किसके लिए? तामा के लिए प्रयुक्त हुआ है। महाजनपद काल में अवंती की राजधानी क्या थी? तो अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। क्या थी? उज्जैनी थी। आपको यहाँ से याद रखना, ये हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार मैंने देखिए आपको इसमें भी 100 प्रश्न करवा दिए। ठीक है, टोटल पूरे 100 प्रश्न करवा दिए। अब वीडियो नंबर तीसरा आएगा, जिसमें आपको मौर्य काल से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के वैदिक काल के जो प्रश्न छूट गए हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो 5 से 6 वीडियो में आपको पूरा जो है प्राचीन भारत का इतिहास सीक्यू के रूप में पूरा करवा दूंगा। तो जुड़ जाएगा हमारे साथ, ताकि आपको ये वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको पता चले। आप अपना फीडबैक जरूर दिया करिए, आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।